नमस्कार। ईरान युद्ध को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। इस बीच अमेरिका की ओर से संकेत भी मिल रहे हैं कि जल्द ही वो ईरान में सैन्य अभियान को खत्म कर सकता है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान में अपने सैन्य उद्देश्यों को लगभग प्राप्त कर लिया है। वहीं दूसरी ओर इस युद्ध के असर से पूरी दुनिया कराह रही है। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, गैस, फर्टिलाइजर सभी महंगे हो गए हैं। इनकी उपलब्धता भी कम हो गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट के युद्धग्रस्त होने के कारण हालात काफी बिगड़ गए हैं। इस समय अगर युद्ध रुक भी जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर लंबे समय तक रहने वाला है। 28 फरवरी को जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, भारत में आम जनता को युद्ध के प्रभाव से बचाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरफ जहां कूटनीति और वैश्विक संबंधों के स्तर पर काम शुरू किया गया, तो वहीं देश में भी कदम उठाए गए। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध शुरू होने के बाद जो कदम उठाए गए हैं वो भारत को युद्ध के प्रभाव से बचाने में कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं। विदेशों से कच्चे तेल की खरीद कैसे की जा रही है, देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर अभी क्या स्थिति है, पेट्रोल डीजल के रेट क्या नियंत्रित रह पाएंगे, क्या पेट्रोल डीजल को लेकर आपको आगे परेशानी आने वाली है, क्या सीएनजी या पीएनजी को लेकर समस्या खड़ी हो सकती है। पश्चिम एशिया इलाके में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी सफल रही है, क्या खरीफ सीजन में किसानों को फर्टिलाइजर पूरा मिलेगा, फारस की खाड़ी में फंसे भारतीय जहाजों और नाविकों की स्थिति क्या है। तो आइए इन सवालों के जवाब शुरू करते हैं। अट्ठाईस फरवरी को जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, सरकार ने एक तरफ तो घरेलू मोर्चे पर काम करना शुरू किया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने युद्ध में शामिल सभी पक्षों और युद्ध से पीड़ित देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करनी शुरू की। ईरान, इजराइल, अमेरिका सहित खाड़ी के सभी देशों से प्रधानमंत्री ने बात की। इसका फायदा यह हुआ कि पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। साथ ही सरकार ने यहां रहने वाले भारतीयों और इलाके में फंसे भारतीयों की मदद शुरू की। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। वहीं ईरान से बातचीत के बाद हॉर्मुज के रास्ते कई कच्चे तेल और गैस के जहाज भारत पहुंचे। आगे भी अन्य भारतीय जहाजों को यहां से निकालने की कोशिश चल रही है। वहीं रूसी और ईरानी तेल पर प्रतिबंध शिथिल किए गए। इससे भी कच्चे तेल और गैस के जहाज भारत पहुंचने लगे। अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे इलाकों से भी कच्चे तेल और गैस का आयात बढ़ाया गया। इसका फायदा भी दिख रहा है। आज देश के सभी तेल शोधन कारखाने उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं, जिनमें पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार भी उपलब्ध है। घरेलू सिलेंडरों की जरूरत पूरी करने के लिए तेल शोधन कारखानों में घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है। विदेशों से काफी ऊंची कीमत पर कच्चा तेल खरीदे जाने के बावजूद अब तक बिना कीमत बढ़े पेट्रोल और डीजल पहुंच रहा है, क्योंकि सरकार ने खुद घाटा उठाना शुरू किया है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर सरकार ने तेल कंपनियों को भी राहत दी। देश से निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए डीजल पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन यानी कि एटीएफ पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात लेवी लगाया गया। वहीं अगर एलपीजी की बात करें तो सरकार ने घरेलू सिलेंडर उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी। इसके लिए वाणिज्यिक सिलेंडरों में कुछ कटौती की, वाणिज्यिक संस्थानों को पीएनजी से जोड़ा, उन्हें वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया। प्रवासी मजदूरों की समस्या को देखते हुए उन्हें 5 किलो के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। इसका असर भी देखा जा रहा है। देश में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। 70% तक कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति भी हो रही है। देश भर में प्रवासी मजदूरों को 3,20,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। अफवाह, कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र के निर्देशों के बाद राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। देश में घरों में पीएनजी और गाड़ियों के लिए सीएनजी की कोई कमी नहीं है। इसके लिए कॉमर्शियल पीएनजी और उद्योगों के लिए सीएनजी को 80% तक सीमित किया गया है। वहीं देश में पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 को लागू किया। ये एक दीर्घकालिक कदम है,
इससे देश में शहरी और अर्ध शहरी इलाके में पाइप गैस का नेटवर्क तेजी से फैलेगा। वहीं भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी में स्विच करने को भी प्रोत्साहित किया। इसका असर यह है कि मार्च के महीने में घरेलू, वाणिज्यिक, छात्रावास, मेस, कैंटीन जैसी जगहों में 3,25,000 कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा 2,70,000 से अधिक नए कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं पश्चिम एशिया में फंसे और रहने वाले भारतीयों से सरकार अपने दूतावासों के जरिए लगातार संपर्क में है। जो लोग भारत वापस आना चाहते हैं उनके लिए उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है। जहां संभव नहीं है वहां जमीन के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। 28 फरवरी से अब तक इस इलाके से 5,98,000 से ज्यादा यात्री भारत लौट चुके हैं। इलाके में फंसे भारतीय जहाजों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। 485 भारतीय नाविकों के साथ 18 भारतीय ध्वज वाले जहाज पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में बने हुए हैं। विदेशी जहाजों में फंसे भारतीय नाविकों को लेकर भी सरकार सक्रिय है। अब तक 959 से अधिक भारतीय नाविकों को भारत लाया जा चुका है। फर्टिलाइजर को लेकर भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। हॉर्मुज के कारण देश में फर्टिलाइजर और इसके निर्माण में काम आने वाले केमिकल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए देश में फर्टिलाइजर उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम एशिया को छोड़कर दुनिया के दूसरे हिस्सों से फर्टिलाइजर की खरीदारी बढ़ाकर आने वाले खरीफ बुआई सीजन तक देश में पर्याप्त खाद का स्टॉक बनाने की कोशिश चल रही है। देश के उर्वरक संयंत्रों को 70% तक गैस उपलब्ध कराई जा रही है। इन हालातों में लोगों से अपील भी की गई है कि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। पेट्रोल, डीजल की घबराहट में खरीद और एलपीजी की बुकिंग से बचें, अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। लोगों से पीएनजी, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स आदि जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो देखा आपने, संकट बड़ा है। दुनिया के लगभग सभी देशों में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हो गई है और वो काफी महंगे हो गए हैं। लेकिन भारत सरकार के त्वरित कदम आपको इस युद्ध के प्रभावों से बचा रहे हैं। आगे भी सरकार की हर संभव कोशिश है कि आप तक युद्ध के ये प्रभाव कम से कम पहुंचे। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।